ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, कि हमने कौन कौन से जो चैप्टर्स किए। एक बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन का हमने किया और बिज़नेस ट्रांजैक्शन का किया, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। और उसी को हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किट की प्रैक्टिस सबसे पहली दफ़ा करने जा रहे हैं चैप्टर्स के बारे में। तो जो दो दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, होप आप लोगों ने इनके जो लेक्चर्स हैं देख लिए होंगे। इन दो चैप्टर्स के अगर आपने नहीं देखे तो इस प्रैक्टिस सेशन को देखने से पहले आप इनके लेक्चर्स देख लें, चीज़ों को रिवाइज़ करें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ नोट करनी कि इससे काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा तो ऑब्वियसली एग्जाम में भी आप क्वेश्चंस रेडी होंगे टैकल करने के लिए। इससे जो मुश्किल मुश्किल भी आएंगे वो भी इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल आपको मेन चीज़ क्या समझनी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ठीक है। आपने कोई इररेलेवेंट चीज़ नहीं लिखनी, इररेलेवेंट चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करनी। और इंशाल्लाह मैं आई विल बी गाइडिंग यू कि क्वेश्चन में किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज लाइकली टू अकर ऑन डेली बेसिस। अब मेन वर्ड यहाँ क्या है, डेली बेसिस इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो पूछ रहा है कि बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो लार्ज साइज होती हैं उसके अंदर रोज़मर्रा की बेसिस पे रोज़ जो है कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अकर होती है, ठीक है। पहली देख लेते हैं क्रेडिट सेल। यस, क्रेडिट सेल तो होती है रोज़मर्रा पे, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। वैसे बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पेरोल जो है आपको पता है डेली बेसिस पे नहीं होती, वो मंथली बेसिस पे होती है, क्योंकि पेरोल में सैलरीज जो हैं वो 30 डेज़ के एंड पे एम्प्लॉयज़ को पे की जा रही होती है, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट बहुत रेयरली होता है, 1 to 2 ईयर्स बाद होता है, ठीक है। डेली बेसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। और पेमेंट टू सप्लायर हो सकता है कि हर 15 दिन बाद हमें करनी हो, राइट, या फिर 60 डेज़ बाद करनी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम डेली बेसिस पे उनको करें। तो करेक्ट ऑप्शन इन सब के साथ जाता है हमारा क्रेडिट सेल्स। सही हो गया। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा तादाद में की जा रही होती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि छोटी कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। देख लेते हैं। पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, ये तो बड़ी है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो आप, फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसकी बहुत हेफ्टी अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा आपको पे करना होता है, तो ये तो किसी तरह स्मॉल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। पेटी कैश, यस, पेटी कैश इज़ अ स्मॉल ट्रांजैक्शन। इसका मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है पेटी कैश होता क्या, बट इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट टू इन्फॉर्म कि पेटी कैश बेसिकली क्या होता है, स्मॉल एक्सपेंसेस को कहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। पेटी कैश होता क्या है, पेटी का मतलब है स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल किस सेंस में ये देखा जाता है, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में कोई दोस्त आ जाते हैं पुराने, ठीक है। तो आप उनको चाय पिलाते हैं, आप उनको कॉफ़ी पिलाते हैं, ठीक है। आप उनको फॉर एग्जांपल खाना खिलाने ले जाते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, आपने उसको कार प्रोवाइड की हुई है या फिर आप उसके ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस भरते हैं, ठीक है। तो आप एज ए ओनर क्या करेंगे, हो सकता है उसकी गाड़ी आज ख़राब होगी, वो टैक्सी पे आए, तो उसका टैक्सी का फेयर आप उसको रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि आप एम्प्लॉयर हैं, आप कंपनी की तरफ से दे देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, पेटी कैश में, स्मॉल एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सपेंस में नहीं आता, ये कहाँ आता है, स्मॉल एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये सही है, लेकिन ये देख लेते हैं सी और डी। परचेज ऑफ इन्वेंट्री एक बहुत बड़ी आइटम है, कुछ लोग मिलियंस में इन्वेंट्री खरीदते हैं, कुछ लोग लाखों में इन्वेंट्री खरीदते हैं, तो ये तो किसी तरह स्मॉल एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ए भी नहीं था। रिसीट फ्रॉम सेल, सेल जब आपके कस्टमर पे करते हैं, आपसे चीज़ें बाय करते हैं, तो आप उनको सेल करते हैं, तो ये भी स्मॉल ट्रांजैक्शन नहीं है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। मिलियंस, बड़े बिजनेसेस में, मीडियम साइज बिजनेसेस में लाखों की, करोड़ों की, मिलियंस की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ठीक है। जो आपको पैसे मिल जाते हैं कस्टमर से, ये भी किसी तरह स्मॉल नहीं है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन बी, पेटी कैश, ठीक है। आई होप मैंने आपको यहाँ समझाया पेटी कैश, वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसका एक अलग चैप्टर है, वो भी हम इसको देख रहे होंगे क्या मेथड्स हैं और डिटेल में हम देख रहे होंगे, ठीक है।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट? अब आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ तो इसका मतलब आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट का नहीं पता, इसलिए मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने पिछले 2 चैप्टर्स के लेक्चर नहीं देखे, कंप्लीट नहीं देखे, तो कंप्लीट देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है, तब तक देखें, तो तभी आपको समझ आएगा क्रेडिट नोट क्या चीज़ है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग लेक्चर देखें, अगर आपने नहीं देखा हो, चीज़ों को समझें, ठीक है। अब क्रेडिट नोट जिन लोगों ने देख लिया उनको पता होगा। ए ऑप्शन देखते हैं, इट एक्नॉलेजेस अ परचेज ऑन क्रेडिट, ये गलत कह रहे हैं, वो तो आई थिंक परचेज या सेल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं होता, ये तो क्रेडिट नोट नहीं है। इट इज़ अ रेफरेंस फ्रॉम एजेंसी डिटेलिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ न्यू कस्टमर, नो, ये तो किसी टाइप की कंफर्मेशन होती है, जैसे आप किसी एजेंसीज होती हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं, आपका नया कस्टमर आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट पे, अब आपको नहीं पता वो कस्टमर कैसा है, पे भी करता है टाइम पे या नहीं, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, पिछले पिछले जो सप्लायर्स या कस्टमर्स थे उसके, उस उनसे कैसी डीलिंग थी उसकी, लेट तो नहीं है, बैंकरप्ट तो नहीं है, तो ये तो कोई और चीज़ होती है, दिस इज़ नॉट अ क्रेडिट नोट, सही है। इट इज़ इशूड व्हेन अ डिपॉजिट इज पेड ऑन गुड्स, नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, ये तो इनवॉइस या रिसीट की आई थिंक बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन एक ही हमारे पास बचता है, ये ही करेक्ट ऑप्शन होगा, इट इज़ इशू टू कैंसिल ऑल और पार्ट ऑफ सेल नॉइस, बिल्कुल। अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं, डेबिट नोट एज अ कस्टमर में बात करूँ, ठीक है, हम डेबिट नोट इशू करते हैं सप्लायर को, ठीक है, और सप्लायर हमें इन टर्न इशू करता है क्रेडिट नोट, ठीक है, जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि मैंने आपको रिफंड कर दिया या फिर सामान वापस भेज दिया, मैं आपका रिसीवेबल कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। इट इज़ इशू टू कैंसिल पार्ट ऑफ सेल इनवॉइस, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेजेस, वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो नॉट है, ठीक है, आपने इस वर्ड पे ध्यान देना है, नॉट का पूछ है, ठीक है, इसको यस आपने नहीं समझना, नो कह रहे हैं, ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है जो नहीं शामिल ऑन एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेजेस, ठीक है। अब ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने परचेज साइकिल वाला लेक्चर देखा हो, ठीक है, जो चैप्टर 1 का था, सॉरी चैप्टर 2 का था, डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो देख लेते हैं कि परचेजेस साइकिल के अंदर इंटरनल डॉक्यूमेंट कौन सी होती है। सप्लायर लिस्ट नहीं, सप्लायर लिस्ट तो हम सप्लायर की एक्सटर्नल एक चीज़ होती है, सप्लायर की चीज़ बनाते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, ये नॉट का पूछा, ठीक है, अगेन आपने यहाँ पे नॉट को ध्यान देना है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि कौन सी एक्सटर्नल है, ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो सप्लायर लिस्ट ये है बेसिकली हमारी ये भी हमारे पास एक्सटर्नल है, ठीक है। डिलीवरी नोट देख लेते हैं। सप्लायर लिस्ट बेसिकली होती है आपकी बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है कि आप कंपनी में किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, खुद सप्लायर की लिस्ट बना लेते हैं, ये वाला सप्लायर इतने पैसों का देगा, ये वाला इतने पैसों का, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, हमने नॉट ढूंढना है, ठीक है। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट एक एक्सटर्नल है, ठीक है, ये हो सकता है, दिस इज द प्रेफर्ड आंसर, ठीक है, डिलीवरी नोट। गुड्स रिसीव नोट, गुड्स रिसीव नोट भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, सही है, तो ये भी इस लिहाज से गलत हो गया क्योंकि हमने नॉट एन इंटरनल देखा, ठीक है। परचेज ऑर्डर भी एक इंटरनल है क्योंकि परचेज ऑर्डर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जाके दे देते हैं, परचेज ऑर्डर जो होते हैं, हम जब परचेज कर रहे होते हैं तो परचेज ऑर्डर हम लेते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, उसके बाद जाके हमारा ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, कस्टमर साइन करता है उस पर, राइट, और वो है एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, एक वाइज डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल है, बाहर से आती है, सप्लायर भेजता है जब आपको गुड सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसकी तसल्ली के लिए। सही हो गया, तो 4 का बी ऑप्शन हमारे पास आ गया, ओके। अब 5 देखते हैं, व्हाट इज रेमिटेंस एडवाइस फॉर। रेमिटेंस एडवाइस मैंने आप लोगों को बताया था, आर ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है, सप्लायर आपको एक स्टेटमेंट भेजता है जिसके अंदर आपके सारे बैलेंसेस लिखे होते हैं, इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट भी होता है, ठीक हो गया, और सारी लिखे होते हैं आपने पे कितने कर दिए बैलेंसेस और कितना रिमेनिंग आपके पास बैलेंस रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। देख लेते हैं, टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, आई डोंट थिंक सो। टू आइडेंटिफाई गुड्स रिसीव, ये तो गुड्स रिसीव नोट होता है, इसके लिए जी आर एन, ठीक है।
टू एडवाइज रेमिटेंसेज रिसीव्ड, ये इसका आंसर हो सकता है। फॉर नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्पैच, ये क्या था, गुड्स डिस्पैच नोट, राइट। ये क्या था, गुड रिसीव नोट, सही है। टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, टू इंडिकेट, टू एडवाइज रेमिटेंसेज रिसीव्स, का मतलब ये दोनों गलत हैं, BOD ए और सी में से एक होगा, ठीक है। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि आपने कितनी अमाउंट पे कर दी है सप्लायर, ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट रिसीव होगी है और अब कितनी रहती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा रेमिटेंस एडवाइस। 6 देखते हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस का क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है, ठीक है। तो परचेज इनवॉइस हम क्या करते हैं, जो हमारी परचेजेज होती हैं, जब हमें पेमेंट करनी होती है, पेमेंट की बारी आती है, राइट, तो सप्लायर हमें सेंड करता है इनवॉइस, वो हमारी बन जाती है परचेज इनवॉइस, ठीक है, ताकि याद दिलाने के लिए कि हम पेमेंट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे वो पर्पस पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला वो कह रहे हैं टू क्लेम बैक द सेल्स टैक्स, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन और भी देख लेते हैं ऑप्शन। टू आइडेंटिफाई द गुड्स बॉट, टू आइडेंटिफाई द गुड्स बॉट, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन यहाँ देखें उसने पूछी हुई है, ठीक है। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड टू सप्लायर, नहीं ये तो नहीं करता, क्योंकि ये तो सप्लायर स्टेटमेंट है, फिर रेमिटेंस एडवाइस, राइट। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड फ्रॉम द कस्टमर, टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड फ्रॉम द कस्टमर, नहीं ये भी हमारी रेमिटेंस एडवाइस करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन का क्या बनेगा, 1 and 2 ओनली, विच विल बी ऑप्शन नंबर डी, सही हो गया। क्योंकि ये दो परचेज इनवॉइस के वो होते हैं, पर्पस होते हैं। सेल्स टैक्स आप कैसे करेंगे, क्योंकि परचेज इनवॉइस पे जब फाइनल अमाउंट लिखी होगी उसके नीचे सेल्स टैक्स भी लिखा होगा, तो फिर अगर आपको क्लेम बैक करना है, अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि हम देखेंगे इस बुक में है, इसका चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, उसके लिए आपको परचेज इनवॉइस चाहिए होती है, ताकि आप टैक्स अमाउंट क्लेम कर सकें, आप कहें यार ये मैंने टैक्स पे किया, मुझे वापस कर दो गवर्नमेंट को आपके, ठीक है। टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। टू आइडेंटिफाई द गुड्स बॉट, ऑब्वियसली परचेज इनवॉइस पे ही, रिसीद पे ही लिखा होगा कि यार आपने गुड्स कौन से लेने हैं, तो आपको उसी से समझ आएगी कि आपने कौन सी चीज़ें बाय करनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ें बाय की, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि इन परचेजिंग प्रोसीजर के अंदर कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो GRN के बाद आएगी, गुड्स रिसीव नोट। अगेन ये सारी वही चीज़ें हैं लेक्चर से रिलेटेड, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गुड्स रिसीव नोट जब हो जाता है, आप लोग एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है, राइट, इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी अपने पास बना के रख लेती है कि हाँ हमें गुड्स रिसीव हो गए। उसके बाद क्या होता है, गुड्स मतलब रिसीव हो जाते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था इनवॉइस आपको रिसीव होती है आफ्टर सम डेज, राइट। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया होता है, 15, 16 या 10 डेज बाद आपको, कुछ दिनों बाद इनवॉइस रिसीव हो जाएगी, ताकि सेलर आपको बता सके कि आपकी पेमेंट ड्यू है, आप काइंडली कर दें, ठीक है। उसका करेक्ट ऑप्शन है इनवॉइस, ठीक है, ऑप्शन बी 7 का। अच्छा, आपने लेक्चर काइंडली पूरा देखना है, क्योंकि इसके एंड पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक चीज़, रेमिटेंस एडवाइस और स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आप लोगों की प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी, तो मैंने कहा इसी लेक्चर में उसको एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो नंबर 8 देखते हैं। कीथ रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम कलन स्टेशनरी सप्लाई, अब ये कंपनी है, ठीक है, ये है सेलर, ठीक है। फॉर 8 रीम्स ऑफ पेपर, इसने कुछ पेपर मंगाया, विच दे सप्लाइड 3 डेज अगो, 3 दिन पहले उन्होंने डिलीवर कर दिया था, ठीक है, किसको, कीथ को, ये कस्टमर, ठीक हो गया। हाउ वुड कीथ रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो कस्टमर है वो इस डॉक्यूमेंट को कैसे रेफर करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सप्लाई हो जाते हैं गुड्स, राइट, तो कीथ क्या करेगा, GRN बनाएगा, राइट। 8 रीम्स ऑफ पेपर ये लिखेगा कि 8 रीम्स हमें रिसीव हो गए, और ये अपने पास रखेगा इंटरनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके पास इनवॉइस आएगी, ठीक है। तो GRN के बाद अगेन क्या आती है, इनवॉइस, सही है। तो इसको जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, दिस इज बेसिकली इनवॉइस के GRN के बाद, तो गुड्स रिसीव नोट तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब रिसीट भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिसीट तब होती है, वो तब होती है, फॉर एग्जांपल जो सेलर होता है उसको कस्टमर से पैसे मिले, लेकिन अभी तो वो पैसे डिमांड कर रहा है, राइट, पैसे ले तो नहीं रहा।
इसका मतलब ये इसके लिए एक परचेज इनवॉइस है, क्रेडिट नोट भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन सी है, परचेज इनवॉइस है, क्योंकि कीथ के लिए परचेज इनवॉइस होगी। लेकिन कलन स्टेशनरी जो सेलर है इसके लिए क्या होगी, ये सेल्स इनवॉइस होगी। तो वो कह रहे हैं हाउ विल कीथ रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट, कस्टमर कैसे रेफर करेगा, कस्टमर के लिए दिस विल बी अ परचेज इनवॉइस। ठीक हो गया। नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइम डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पेटी कैश ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक। मतलब वो पूछ रहे हैं कि पेटी कैश बुक में हमारी कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं, पेटी कैश ट्रांजैक्शन कौन से डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। एन इनवॉइस, नहीं इनवॉइस तो नहीं हो सकता। टिल रिसीव्ड, नहीं, टिल रिसीव्ड होती है बेसिकली आपके जो काउंटर्स पे आपने लोग देखे होंगे उनके पास जो पैसे पड़े होते हैं, तो वो दिन के एंड पे जब बंद कर रहे होते हैं अपनी दुकान, तो वो एक टिल रिसीट निकालते हैं, देखते हैं कि कितने पैसे हमारे पास आज के दिन के अंदर आए हैं, फिर उसको रिकनसाइल करते हैं फिजिकल कैश के साथ। पेटी कैश IOU ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। पेटी कैश वाउचर, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन पेटी कैश का हम लोग चैप्टर अभी पढ़ना है हमने, ठीक है। तो होता बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि एक पेटी कैश का ना डिफरेंट एक बुक पड़ी होती है, ठीक है, एक कागज़ वाली ऐसे करके बुक पड़ी होती है, ठीक है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है, एंड इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करनी होती है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके। कोई हायर मैनेजर, सीनियर मैनेजर पूछे कि क्यों हुआ था एक्सपेंस, तो आपको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आपने ऊबर क्रीम का टैक्सी बिल पे किया, या फिर कोई चीज़ मंगाई ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस से, ठीक है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं पेटी कैश वाउचर, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेंस होता है, फॉर एग्जांपल 500 का मैंने एक्सपेंस किया, ये मैं यहाँ से फाड़ लूँगा, ठीक है, और कहाँ लगा दूंगा, पेटी कैश बुक के अंदर, ठीक हो गया। तो प्राइम डॉक्यूमेंट का मतलब है सबसे पहली चीज़ क्या आती है, वाउचर आता है, ठीक है, वाउचर आप काटते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, सही है। अभी फिक्र करने की बात नहीं, हम लोग इंशाल्लाह पेटी कैश को डिस्कस करेंगे इसके अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके, 10 आखिरी हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है आई थिंक 16 तक हैं, जो आप देख लीजिएगा किट के अंदर, वो आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हुई, अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन की, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट, वो पूछे सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है सारी चीज़ें आती कहाँ से, सोर्स क्या, ठीक है। स्टेटमेंट, पेइंग इन स्लिप, डिलीवरी नोट, गुड्स रिसीव नोट, सही है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपने बहुत गौर से देखना है कि क्या ऑप्शन बन रही है। स्टेटमेंट वो होती है जो आपको सप्लायर भेजता है कि कितनी अमाउंट ड्यू है आपकी तरफ से, ठीक है। पेइंग इन स्लिप बेसिकली होता है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट से बेसिकली आप तो वो तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होती है, इससे आप कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो साइन करना होता है आपने, राइट, अपने इनिशियल साइन करने होते हैं। गुड्स रिसीव नोट होता है, ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसका या तो ए होगा या डी होगा, अब इन दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं। ए स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या होता है, सप्लायर आपको फाइनल बैलेंस बताता है कितना ड्यू है, ठीक है, और कितने आपने पे कर दिए, सही है। गुड्स रिसीव नोट में लिखा होता है कौन कौन से गुड्स आपने रिसीव किए, तो आई थिंक ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। आई थिंक ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट, सही हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को इसका जो डिफरेंस है रेमिटेंस एडवाइस और स्टेटमेंट के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने बहुत गौर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं डिस्कस करता हूँ रेमिटेंस एडवाइस को, क्योंकि आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में इसको चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो अच्छी बात है कि मैं भी इसको एड्रेस करूँगा, ठीक है। रेमिटेंस एडवाइस बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, तो ये होती है कि issued by, इसको देख लेते हैं एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये क्या होता है, सप्लायर से इशू नहीं होता, सॉरी, कस्टमर से होता है, ठीक है। इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर विद ईच पेमेंट। मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब कस्टमर जब सप्लायर को पेमेंट करेगा, राइट, तो उसके साथ वो क्या ले देगा, उसको रेमिटेंस एडवाइस। अब रेमिटेंस एडवाइस क्या चीज़ शो करती है कि हमने ये चेक
फॉर एग्जांपल आपको सेंड किया है या फिर ये कैश आपको सेंड किया, उसकी कंफर्मेशन होती है, ठीक है, ताकि आप रिसीव कर लें। एक तरह की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, एक तरह से कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस को कि ये कस्टमर जो है सप्लायर को भेजता है विद एवरी पेमेंट जो कस्टमर करता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरा एक सप्लायर है ABC कंपनी, मैंने ABC को एक रेमिटेंस एडवाइस भेजी 50,000 कैश के साथ कि काइंडली रिसीव कर लें, और हमारा पेबल फॉर एग्जांपल एक जो भी उसने बनाया होगा वो कैंसिल ऑफ कर दें, क्योंकि अब हमारा कैश सेटल ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए होता है रेमिटेंस एडवाइस, नाम से पता है। एडवाइस का क्या मतलब होता है, हम एडवाइस कर रहे हैं, मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं, किस तक, सप्लायर तक, ठीक है। और रेमिटेंस का मतलब है पैसे, मतलब हमने पैसे भेजने का मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रेमिटेंस एडवाइस। अब देखते हैं कि हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट देखा था, जिसको बेसिकली सप्लायर स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो क्या होती है, ठीक है। तो जो बिजनेसेस ये रेमिटेंस एडवाइस वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते, उनके लिए सप्लायर स्टेटमेंट है। अब ये क्या होता है, इशूड बाय, ऊपर हम ऊपर कस्टमर सप्लायर को इशू करते हैं, राइट, बट यहाँ क्या होगा, इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर। ये क्या होता है, सप्लायर कस्टमर को इशू करता है कन्वेइंग रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ये कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट जो है वो ड्यू है, वो आप फॉर एग्जांपल 10 डेज के अंदर पे करें, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ड्यू अमाउंट नहीं लिखी होती, एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाई, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि आपने फॉर एग्जांपल 10 जून को मेरे से परचेज़ की, फिर 5 मई को आपने परचेज़ की, ठीक है। ये सारी फॉर एग्जांपल 500 की चीज़ परचेज़ की, फिर 1000 की, ठीक है। तो आपने फिर वो लिखा होगा कि पेड कितना है, आपने इसमें फॉर एग्जांपल 1300 पे कर दिया, तो अब बैलेंस लिखा होगा रिमेनिंग जो 200 है, ये आपकी तरफ से पेबल है, ठीक है। पेबल मतलब कि ओड, ठीक है। इस तरह की कोई रेमिटेंस एडवाइस होगी, मैंने जस्ट एग्जांपल बनाई है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा होगा, सप्लायर कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहा होगा कि आपने आपकी पेमेंट ड्यू है, काइंडली पे कर दें, ठीक है। इसको इनवॉइस से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये बेसिकली एक समरी होती है सारे बैलेंसेस की, इसको हम ये भी कह सकते हैं समरी ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा होता है सारे बैलेंसेस, यहाँ तो मैंने 2 लिखे हैं, बट बहुत सारे बैलेंसेस लिखे होते हैं कि इतनी इतनी आपने परचेज की, फिर इतने इतना आप पे किया, फिर इतनी इतनी परचेज की, फिर इतना इतना पे किया, और फाइनल आपका अमाउंट कितना ओड है, हमें कितना पे करना है। और लिखा होता है कि प्लीज़ पे विद इन 10 डेज या फिर 15 डेज, जो भी उसकी डेट होगी, ठीक है। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जो क्वेश्चंस रह गए हैं 11 से लेकर 16 तक, वो आप काइंडली प्रैक्टिस करें और इसको हल्का ना लें, ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, FA1। और जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी सप्लायर स्टेटमेंट और रेमिटेंस एडवाइस पे भी डिस्कशन होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसको फिर से रिवाइज करें, लेक्चर को प्ले बैक अगेन करें, और जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोग मेरे से पूछें। अब हम लोग इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा डबल एंट्री वाला है, ठीक है।